हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स 10th क्लास एसएससी बोर्ड के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए कैसे आप इसको प्रिपेयर करें और कैसे आप सिस्टमेटिक ढंग से इसको सॉल्व करें। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव 1 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आप किस सिस्टम से पढ़ेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सिस्टम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और चैप्टर वाइज किन क्वेश्चनों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और कैसे आप जल्दी से जल्दी उस प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस को आप इकट्ठा कर लीजिए और किस पैटर्न पे पढ़ना है आप अपने नोट्स से पढ़िए और नोट्स को पढ़ के आप ये ध्यान रखिएगा कि उसके सारे फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और कलेक्ट करने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हुए कैसे स्टडी करेंगे उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। देखिए ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात हम करना चाह रहे हैं, सारे फॉर्मूले आप यानी राइट ऑल द फॉर्मूले, राइट ऑल फॉर्मूले ऑफ ईच चैप्टर, यानी सारे चैप्टर के फॉर्मूले पहले विद इन 2 और 3 पेज में लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या करिए, राइट द एसआई यूनिट, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, इस पे आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर फार्मूले डायरेक्ट आप ले लिए सब लिखिए, इस पे 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट इसी फार्मूले और एसआई यूनिट पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज जब आप क्वेश्चन करेंगे तो चैप्टर वाइज में देखिए सीधे रीजनिंग क्वेश्चन पे, जैसे आप फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फिर किसी रिंग का सेंटर क्या होता है, किसी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो ये सीधे याद रखिए, सीधे वो जो आएगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच कर देंगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स से क्वेश्चन जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन पर शॉर्ट न्यूमेरिकल, यानी बहुत जिस पे बहुत बड़े न्यूमेरिकल तो बनते नहीं है, तुरंत इजीली जो आप कैलकुलेट कर लें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पिवटेड, मान लीजिए कोई रॉड है और रॉड से कोई बॉडी पिवटेड है, यहाँ पर कोई बॉडी यहाँ पर है और यहाँ पर कोई बॉडी, अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है तो आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक का, ठीक है। अब आया वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में ये ध्यान रखिए, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन बनता है तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जीरो वर्क डन कब होता है, तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल आने के चांस कम है, लेकिन 1-2 शॉर्ट न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिएगा। एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इनका फॉर्मूला तो आप पहले बनाए हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है और बीच में अगर पहुंचा तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इस फॉर्म के क्वेश्चन। या आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी के रेशियो में कन्वर्जन को पूछेगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि अगर उसकी वेलोसिटी को ट्वाइस या थ्राइस कर दिया जा रहा है या उसके मास को ट्वाइस या थ्राइस कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने टाइम्स चेंज होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो क्या नाम है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो पावर की यूनिट, अधिकतर पावर का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एक फार्मूला आप पढ़ते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी पे अक्सर आईसीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस फार्मूले पर जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, वेलोसिटी और फोर्स से के रिस्पेक्ट में अगर आपको पावर निकालना है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपसे कहा जाए एनर्जी और पावर से रिलेटेड एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप लोग पढ़े होंगे, 12m v2 माइनस v1, इस फॉर्मूले पर भी वर्क डन इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आता है और नहीं तो रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, जैसे कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे करे तो इस पोजीशन पे क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मान लीजिए कोई कैंडल है तो उसमें किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होगी, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी देन इनटू लाइट एनर्जी। अब आपसे कहा जाए
क्या नाम है, सेल में किस टाइप की एनर्जी चेंज होती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में कैसे एनर्जी चेंज, तो इस पर एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर लेंगे। सोलर एनर्जी में कैसे एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी में कैसे चेंज होगी, ये सब आपको इससे पूछा जा सकता है। और मशीन की बात करें तो मशीन में इस साल लीवर नहीं है सिलेबस में, लेकिन अब आपसे कहा जाए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज याद रखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज कब फोर्स मल्टीपल है, कब वेलोसिटी कब स्पीड मल्टीपल है, और कब मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 होता है तो उस सिचुएशन में डायरेक्शन चेंज होता है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। और क्या बनता है इससे, देखिए इसमें टाइप्स ऑफ पुली, यानी वन पुली, मूवेबल पुली का सारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आप इसको कंपेयर करके पढ़ेगा तब याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक और टैकल से क्वेश्चन सीधे कंपेयर करके सीधे वैल्यू पूछ लेगा कि जितने भी आपको पता है कि जितने उसमें पुली होते हैं उसी के हिसाब से आप उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं, जितने पुली होंगे वही उसका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर आपसे मशीन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं आएगा, सिंपल न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशियंसी, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकते हैं। और कब मशीन आइडियल होता है, कब नॉन आइडियल होता है, ये सब किस वजह से आइडियल होता है, जब फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड है। भाई दुनिया में कोई चीज़ है ऐसा तो है नहीं जिसमें फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, तो कोई मशीन आइडियल होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। अब हम आपसे कहना चाहते हैं रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। देखिए सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन सरफेस की बात करें तो जब लाइट, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्वेश्चन आपके एक न्यूमेरिकल जो आपका एक मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रहा है और ग्लास से वाटर में जा रहा है, फिर एयर में जा रहा है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्रिटिकल एंगल, फिर आपसे प्रिंस से क्वेश्चन जो आपका है, अब रे डायग्राम तो बनाया रहेगा, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मान लीजिए कोई लाइट गया तो किस एंगल से वो डेविएट कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 180 डिग्री, यानी ये सीधे वापस आ गया लाइट तो 180 डिग्री डेविएट कर रहा है, तो ये एंगल याद रखिएगा। चारों फिगर कंपेयर करके पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे लाइट आया और ये 90 डिग्री डेविएट किया, तो ऐसे आपको ये इंसिडेंट और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। तो ये कहने का मतलब ये है प्रिंस से रे डायग्राम पढ़ लीजिएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में किस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मल पे एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन। अब कब क्या नाम है, रिफ्रैक्शन में क्या चीज़ चेंज नहीं होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ और उस पर चेंज होता है। वेवलेंथ से रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, साइन सी, यानी क्रिटिकल एंगल से क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और फिर रिफ्रैक्शन में रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मिरेज और लूमी का जो फॉर्मेशन होता है उससे एकदम सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन, आपको बस थ्योरी क्लियर है कर लेंगे, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेज की बात करें। रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेज में जो क्वेश्चन आएंगे, एक तो रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। रे डायग्राम में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से आप पोजीशन निकाल लीजिएगा और उसके हिसाब से, जैसे माने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, उसके हिसाब से जो आपको ट्रिक आप डेवलप है साइन कन्वेंशन से, आप उसका 1/v - 1/u = 1/f पर रख के उसकी पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लीजिए, फोकल लेंथ निकाल लीजिए, पावर निकाल लीजिए, जैसा सिचुएशन दे वैसा। मैग्नीफिकेशन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, जब आपका रियल इमेज बने तो इन्वर्टेड इमेज जब बनेगा तो मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव होगा, और जब वर्चुअल इमेज बने और इरेक्ट इमेज बने तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। मैग्नीफिकेशन डिपेंड ऑन द इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज पर निर्भर करता है। और अगर आपसे कहा जाए मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कौन मैग्नीफाइंग पावर, कब मैग्नीफिकेशन 1 होगा, जब सेम साइज होगा। जब मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, और जब लेस देन 1 हो तो इमेज की साइज छोटी होगी। तो इस केस में डैमिनिश इमेज बनेगा, उस केस में बिगर इमेज बनेगा, इस केस में सेम साइज बनेगा। अब सुनिए, कभी कभी कंपेरेबल क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस लेंस में
किस लेंस में इरेक्ट और बड़ा इमेज बनेगा, तो इरेक्ट इमेज और बड़ा इमेज बनता है आपके कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक केस में, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। और छोटा इमेज कब बनेगा, हमेशा कॉनकेव लेंस में बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कलर ऑफ स्काई, रीजनिंग क्वेश्चन में कलर ऑफ स्काई, वाई स्टार इज ट्विंकल, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन, छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चन आपसे, वाई प्लेनेट डज नॉट ट्विंकल, वाई स्टार अपीयर्स, वाई स्टार ट्विंकल्स, वाई प्लेनेट डज नॉट ट्विंकल। फिर और दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से रीजनिंग क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए साउंड की बात करें तो साउंड में आप इको से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, सोनार और रेडार से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर साउंड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिंपल क्वेश्चन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी पे देखिएगा, साउंड की वेलोसिटी, विच मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर इको, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो, और साउंड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे ह्यूमिडिटी में साउंड की वेलोसिटी किस निर्भर करती है, तो कैसे निर्भर करती है, डेंसिटी जब बढ़े तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ती है, किसमें, रीजनिंग क्वेश्चन, साउंड किस वेव्स में ट्रेवल करता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ट्रेवल करता है, तो ये सब रीजनिंग क्वेश्चन आप पढ़िएगा, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिजिक्स के पेपर में आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, बस अगर आपने एक लॉजिक वाइज पढ़ा, एक सिस्टम से पढ़ा, तो आपको हर चीज़ याद रहेगा।